हाय हेलो नमस्कार, वेलकम टू ज्योग्राफी। मेरा नाम सिद्धार्थ है। आप और हम इस चैनल के माध्यम से भूगोल का या यूँ कहें ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। भूगोल को पढ़ने के क्रम में, ज्योग्राफी को पढ़ने के क्रम में हम लोग इन दिनों पढ़ रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी, इंग्लिश में कहें तो, हिंदी में कहें तो भौतिक भूगोल। और भौतिक भूगोल का ही एक खंड है जिसे हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं या भू आकृति विज्ञान कहते हैं। भू आकृति विज्ञान को हम लोग इन दिनों अध्ययन कर रहे हैं। तो भू आकृति विज्ञान को अध्ययन करने के क्रम में हम लोगों ने इससे पहले ज्वालामुखी, समस्थिति और कई सारे अन्य टॉपिक्स का हम लोगों ने अध्ययन किया, जिनमें चट्टानें हैं, अवसादी, कायांतरित और कई सारी चट्टानों का हम लोगों ने अध्ययन किया। आज का वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिकॉज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ एल्फ्रेड वैगनर। सबसे पहले तो आप इस बात को समझिएगा कि ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले तो ये भू आकृति विज्ञान के उन बेसिक सिद्धांतों में से एक है, उन बेसिक थ्योरम्स में से एक है जिन थ्योरीज़ के ऊपर पूरा भू आकृति विज्ञान डेवलप करा है। जो भू आकृति विज्ञान है उसके विकास में जो सारे के सारे आधारभूत सिद्धांत हैं, उन आधारभूत सिद्धांत में से सबसे इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है आपका वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। तो आज हम लोग महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को पढ़ेंगे। ये न सिर्फ आपके विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम बीए पार्ट फर्स्ट एमए प्रीवियस के लिए उपयोगी है, अपितु विशेष रूप से यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए, आरएएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, और ग्रेड फर्स्ट कॉलेज लेक्चरर मतलब जो विषयवार जो संबंधित परीक्षाएं हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के माध्यम से। हम लोग हर एक पार्ट को इस थ्योरी के, चाहे फैक्चुअल हो या कॉन्सेप्चुअल हो, क्लियर करते करते अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ एल्फ्रेड वैगनर। तो सबसे पहले तो आप इसको यूँ देखिए कि ये है, मेरे पास बैठे हैं एल्फ्रेड वैगनर। तो एल्फ्रेड वैगनर कौन थे? तो सबसे पहले एल्फ्रेड वैगनर एक जलवायुवेत्ता थे, भूगोलवेत्ता नहीं थे। ये जलवायुवेत्ता थे जो पृथ्वी की अलग अलग जगहों पर उनकी जलवायु का अध्ययन कर रहे थे। अब आप देखिएगा, एल्फ्रेड वैगनर ने जब अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया उससे पहले जलवायु के विभिन्न प्रेक्षण किए, कई सारे अध्ययन किए जलवायु से संबंधित, और वो अध्ययन करने के बाद कई सारी चीज़ें उनके सामने आती है। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि एक लंबे कालखंड में यह माना गया कि जितना भी स्थल भाग है पृथ्वी का और जितना भी जल भाग है वो अपनी जगह पर स्थिर है, हिलता डुलता नहीं है, फ्लोटिंग नहीं कर रहा है, तैर नहीं रहा है, कुछ भी नहीं, वो अपनी जगह पर दृढ़ है और स्थिर है। परंतु एल्फ्रेड वैगनर ने क्या किया? सबसे पहले तो ये जलवायुवेत्ता थे, तो उन्होंने देखा किसी एक स्थान पर विभिन्न कालखंडों में जलवायु के अलग अलग प्रतिरूप देखने को मिले हैं। अब इस बात को समझिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक निश्चित स्थान ले लीजिए, मान लीजिए आपने भारत ले लिया। तो भारत का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो आज भारत उष्ण आर्द्र है ना, या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक क्षेत्र दिखता है जहाँ पर टेम्परेचर अधिक रहता है सामान्यतः। तो जब हम लोग इसका जलवायु प्रेक्षण करते हैं, पुराने टाइम में यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु रही होगी, 10,000 साल पहले, 1 लाख साल पहले, 10 लाख साल पहले, 40 लाख साल पहले, तो हमें पता चलता है कि कभी यहाँ शीत जलवायु रही होगी, कभी यहाँ शीतोष्ण, कभी उपोष्ण। तब इनके दिमाग में एक थ्योरी क्लिक होती है कि एक ही स्थान पर अलग अलग प्रकार की जलवायु किस तरह से रह सकती है। इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। तो इन्होंने जब अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया, वो वर्ष था वर्ष 1912 का वर्ष। 1912 वो समय है जब यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध के चलते इनके सिद्धांत पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया गया, परंतु 1915 और 1920 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया और इस सिद्धांत की विवेचना हुई। फिर हम लोग बात करते हैं कि जब एक ही स्थान पर, देखिएगा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये देखिए आप कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये देखिए, और इस पृथ्वी पर ये 0 डिग्री अक्षांश है बीचों बीच, इसके ऊपर ये लगभग 30 से 40 डिग्री अक्षांश, ऊपर ध्रुव है, इधर फिर इसी तरह से। तो हम इस पृथ्वी पर ये देखते हैं कि इस 0 डिग्री अक्षांश पर उष्ण और उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। फिर हम चलते हैं ऊपर की ओर, तो उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, और सबसे ऊपर ध्रुवों की ओर शीत कटिबंध पाए जाते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी पर अलग अलग कटिबंधों में, जलवायु कटिबंधों में अलग अलग प्रकार की जलवायु निश्चित रूप से
एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार पाई जाती है। तो अल्फ्रेड वेगनर का ये मानना था, ये प्रश्न था कि फिर ऐसा क्यों हुआ कि एक स्थान पर अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाए। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो पृथ्वी के जलवायु कटिबंध ऊपर नीचे हुए हों कि भाई आज यहाँ पर उष्ण कटिबंध मिल रहा है, यहाँ शीत मिल रहा है, तो शीत आ जाएगा नीचे, उष्ण आ जाएगा ऊपर। परंतु ये संभव नहीं है, क्योंकि जलवायु कटिबंधों का जो स्थानांतरण है वो इतनी आसानी से नहीं हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी का जो गोला है, हमारा जो ग्लोब है, वो अपने जो उनका एक्सिस है उसके ऊपर एक निश्चित कोण से झुका हुआ है और उसी कोण के ऊपर वो रोटेशन करता है। अब अगर जलवायु कटिबंध अगर कम ज़्यादा होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, तो उसके लिए पूरे के पृथ्वी जो ग्लोब है उसे बदलना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। फिर दूसरी थ्योरी आती है कि एक ही अक्षांश पर, एक ही स्थान पर अलग अलग प्रकार की जलवायु अगर जलवायु कटिबंधों के ऊपर नीचे नहीं होने के कारण हुआ है, तो अब आप देखिएगा कि उसके अंदर दूसरा कारण क्या हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि ये जो स्थल भाग है जो आज जहाँ विद्यमान है, हो सकता है पूर्व के काल में ये तब यहाँ विद्यमान नहीं हो। जैसे कि भारत को देखिए, आज वो उष्ण कटिबंध के ऊपर विद्यमान है, हो सकता है कि पहले कभी वो शीत कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में, और आज ये उष्ण कटिबंध में आया हो। इसका मतलब हुआ स्थल भाग एक जगह पर स्थिर न होकर के संभावना है कि इधर से उधर फ्लोट किए हो या या फिर वो प्रवाह किए रहे हो। तो इसी बेसिक चीज़ से वैज्ञानिक जो है हमारे अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी डेवलप होती है। और सबसे पहले वो एक बात बताते हैं, वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध होती है कि कार्बोनिफेरस एक युग था। इस युग में जितने भी महाद्वीप हैं, आई होप आपको कम से कम महाद्वीप पता होंगे, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे, यूरोप, ये सारे के सारे जो महाद्वीप हैं, सातों महाद्वीप, ये सारे के सारे महाद्वीप कार्बोनिफेरस काल में, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका को जोड़ लें, अफ्रीका, यूरोप को जोड़ लें, दोनों को पास पास ले आए, और सारे के सारे महाद्वीप एक बड़े खंड के रूप में एक साथ जुड़े हुए थे। ये आज के समान अलग अलग नहीं है कि उत्तरी अमेरिका इधर है, दक्षिणी अमेरिका इधर है, अफ्रीका इधर, इस तरह से अलग अलग नहीं थे। ये बेसिकली एक पूरे कालखंड के अंदर कार्बोनिफेरस युग में एक समान, एक महाद्वीप के रूप में, या यूँ कहें कि एक महामहाद्वीप के रूप में संयुक्त रूप से जुड़े हुए थे। उस महामहाद्वीप का नाम था पेंजिया, और इस पेंजिया के चारों तरफ जो महासागर था उसे कहा गया पैंथालासा। तो आप इस चित्र के माध्यम से देखिएगा, आपको इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये देखिए आप, ये हमारा उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा साउथ अमेरिका है, इधर हमारा अफ्रीका है, यह हमारा भारत है, इंडिया, इधर ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, ये यूरेशिया है, यूरेशिया यूरोप और एशिया वाला भाग। तो आज ये सब क्षेत्र अलग अलग हैं, परंतु पूर्व काल में ये आज से 200 मिलियन वर्ष पूर्व ये एक साथ जुड़े हुए थे। और देखिएगा इस पूरे महाद्वीप को, जिसमें सारे के सारे स्थलखंड एक साथ हैं, इसे पेंजिया कहा गया। और इसके चारों तरफ जो महासागर था, जिसके जो पानी से घिरा हुआ क्षेत्र था, उसे हम लोगों ने कहा गया पैंथालासा। इंग्लिश में कहें तो सुपर कॉन्टिनेंट, जो सुपर कॉन्टिनेंट है वो पेंजिया है, और जो बड़ा सागरीय भाग है उसे हम लोगों ने कहा पैंथालासा। तो इस बात को तो इससे साबित किया गया कि पेंजिया और पैंथालासा इस प्रकार से एक रहे होंगे। मैंने आपको समझाने की दृष्टि से एक और चित्र लिया है यहाँ पे, आप इस चित्र को ध्यान से देखिएगा। इस चित्र के अंदर देखिए पहले की स्थिति कुछ इस तरह से थी, यूरेशिया, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सारे के सारे क्षेत्र एक साथ जुड़े हुए हैं पेंजिया के रूप में। और इधर टेथिस महासागर, या यूँ कहें पैंथालासा भी चारों तरफ स्थित था। परंतु बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है, वैसे वैसे महाद्वीपों के अंदर विस्थापन होता है। और आज की स्थिति में देखिएगा, उत्तरी अमेरिका ऊपर है, दक्षिणी अमेरिका उसके दक्षिण में है, इधर अफ्रीका है, इधर यूरेशिया है, और यहाँ कहीं ऑस्ट्रेलिया है। सभी महाद्वीप सेपरेट होकर अपने अपने अलग अलग निश्चित स्थानों पर चले गए हैं, और उन महाद्वीपों के मध्य में बड़े बड़े महासागर स्थित हैं। जैसे कि बीच में देखिएगा, यहाँ पे आपको अटलांटिक या आंध्र महासागर, अटलांटिक ओशियन, इधर पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर, यहाँ पर इंडियन ओशियन कहे तो हिंद महासागर आदि स्थित हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि पेंजिया किसे कहेंगे, पैंथालासा किसे कहेंगे, पहले की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है। फिर एक युग आता है जुरासिक युग। ठीक है, जुरासिक युग में क्या होता है कि ये जो पेंजिया था, ये वाला जो क्षेत्र था पेंजिया का, इसका विभाजन होता है,
और विभाजित होकर के ये दो बड़े बड़े उपखंडों में विभाजित होता है, एक उत्तर वाला क्षेत्र और एक दक्षिण वाला क्षेत्र। उत्तरी वाले क्षेत्र को इन्होंने कहा लॉरेंशिया और दक्षिण वाला जो क्षेत्र था वो कहा गोंडवाना लैंड। इसका मतलब आप ये देखिएगा कि एक पूरा का पूरा क्षेत्र था, इस क्षेत्र का एक हिस्सा ऊपर की ओर और एक हिस्सा दक्षिण की ओर चला गया। ऊपर वाला हिस्सा कहा गया लॉरेंशिया, दक्षिण वाला हिस्सा कहा गया गोंडवाना लैंड, और बीच में जो ये पानी वाली जगह बच गई, बीच की जो खाली जगह जिसमें पानी भरा था, इसे कहा गया टेथिस सागर। आई होप समझ में आ गया होगा टेथिस सागर किसे कहते हैं। और चूंकि ये पहले एक स्थल भाग था और ये टूट करके अलग हुआ, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है टेथिस का खुलना। ठीक है, तो जुरैसिक काल में हुआ टेथिस का खुलना, लॉरेंशिया का निर्माण और गोंडवाना लैंड का निर्माण। अब आप देखिएगा जुरैसिक काल में ही एक और घटना घटती है। जुरैसिक काल में ही इस गोंडवाना लैंड का पुनः विभाजन होता है। ज्वारीय बलों के कारण प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर द्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप गोंडवाना लैंड से अलग अलग होकर के अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होते हैं। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण और दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होता है, तो भारत उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होता है। इसी काल में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका भी एक दूसरे से अलग होकर के और उत्तर दक्षिण दिशा की ओर चले जाते हैं, पश्चिम में प्रवाहित होकर के। ये देखिएगा आप, इस चित्र के अंदर मैंने आपको लॉरेंशिया भी समझा दिया है और गोंडवाना लैंड भी समझा दिया है। जो पूरा एक भाग था उसे हमने पेंजिया कहा था। अब पेंजिया देखो टूट गया है। ये बीच में जो मैंने रेड लाइन खींची है, इस रेड लाइन का उत्तरी वाला भाग, ये वाला भाग कहलाया लॉरेंशिया या लॉरेशिया, और दक्षिण वाला भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। अब इस गोंडवाना लैंड के अंदर कौन कौन से भाग सम्मिलित थे ये देखिएगा। अब आप इसके अंदर देखिएगा, यहाँ पर था दक्षिणी अमेरिका, यहाँ था अफ्रीका, इधर है मेडागास्कर द्वीप, इधर है अंटार्कटिका, ये हमारा भारत है, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। इन सभी क्षेत्रों से मिलकर के बना था गोंडवाना लैंड। फिर इस काल में धीरे धीरे दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगा, लॉरेंशिया के टुकड़े हुए और यहाँ से उत्तरी अमेरिका भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगा। गोंडवाना लैंड में अफ्रीका यहाँ था और भारत उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगा, ऑस्ट्रेलिया दक्षिण पूर्व की ओर जाने लगा, और इस तरह से अलग अलग हिस्सों में महाद्वीपों का प्रवाह शुरू होता है। जुरैसिक काल के अंदर ये प्रक्रिया अपने चरम पे चलती है। अब आप देखिएगा प्रायद्वीपीय भारत कहाँ प्रवाहित हो रहा है, उत्तर की तरफ और उत्तर पूर्व की तरफ। जब ये उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित होता है तो उसी पैंथालासा में से हिंद महासागर का निर्माण होता है। दोनों ही अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हैं और अटलांटिक महासागर का निर्माण होता है। क्योंकि स्थल भाग एक समान गति से प्रवाहित नहीं हो रहे थे, उत्तरी अमेरिका हो सकता है ज़्यादा तेज और साउथ अमेरिका थोड़ा कम तेज गति से पश्चिम की ओर जा रहा हो, तो हो सकता है कि अटलांटिक जो ओशियन है, अटलांटिक जो महासागर है, वो एस आकार का बना, उसका आकार एस बना। अब आप देखिएगा कि मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि ये मान लीजिए कोई महामहाद्वीप है, इधर कोई महामहाद्वीप है पेंजिया, और चारों तरफ का जो जल भाग था वो था पैंथालासा। परंतु होता क्या है कि अब इस पूरे जल भाग के अंदर अलग अलग टुकड़े हो गए। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका आ गया, यहाँ दक्षिणी अमेरिका आ गया, यहाँ यूरोप, यहाँ एशिया, यहाँ अफ्रीका, यहाँ ये, तो इस पूरा जो जल भाग था उसके अलग अलग टुकड़े हो गए। तो एक पैंथालासा अलग अलग नामों से जाना जाने लगा। ये बीच वाला जो एस आकार का शेप है, इसे हम लोगों ने अटलांटिक ओशियन या आंध्र महासागर कहा। ये वाला हिस्सा और ये वाला पश्चिम वाला हिस्सा और सुदूर पूर्वी वाला हिस्सा ये कहलाया प्रशांत महासागर। भारत के दक्षिण वाला हिस्सा हिंद महासागर, और इस प्रकार से पेंजिया और पैंथालासा अलग अलग हिस्सों में बट गए। तो ये प्रक्रिया होती है किस काल में? ये प्रक्रिया होती है कार्बनीफेरस काल से शुरू होती है, जुरैसिक काल में चलती है। अब आप देखिएगा यहाँ पर मैंने एक लाइन को हाईलाइट किया है कि अल्फ्रेड वैगनर जर्मनी के एक प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता थे। ये आपको याद रखना है। प्राचीन काल में जलवायु संबंधित परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने विश्व के समस्त महाद्वीपों का गहन अध्ययन किया, और इस अध्ययन में उन्होंने महाद्वीपों के बीच एक आश्चर्यजनक समानता देखी। उन्होंने देखा कि कई सारे महाद्वीपों में कई सारी समानता मिलती है। ये बहुत दूर दूर है, फिर भी इनकी चट्टानों में समानता कैसे है? ये बहुत दूर दूर है, फिर भी इनकी पर्वत श्रेणियाँ एक समान कैसे है? ये बहुत दूर दूर हैं, फिर भी इनमें जीवाश्म फॉसिल्स एक समान कैसे पाए जाते हैं? कैसे इनका आकार एक समान प्रतीत होकर ये जिक्सॉ फिट के रूप में एक समान सेट हो जाते हैं? ये सारी की सारी वो तर्क हैं जिनके आधार पर वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसके ऊपर बेस्ड है।
तो ये वो सारे के सारे बेसिक्स हैं जिसके आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो आई होप आपको ये सामान्य सा परिचय वैगनर के सिद्धांत का समझ आ गया होगा। इसका एक और वीडियो आएगा आपके सामने और उस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि वैगनर ने अपने सिद्धांत में कौन कौन से ऐसे प्रभाव बल दिए, उन्होंने ऐसी कौन सी शक्तियों के बारे में बताया जिन शक्तियों से पृथ्वी के स्थल भाग एक दूसरे से अलग होते हैं। वो कौन सी शक्तियाँ थी जिससे महासागरों का निर्माण होता है, वो कौन सी शक्तियाँ थी जिनसे महाद्वीपों का निर्माण होता है। क्या वैगनर सही कह रहे हैं, क्या वैगनर गलत कह रहे हैं? वैगनर ने अपने सिद्धांत को सही साबित करने के लिए कौन कौन से पक्ष दिए, कौन कौन से तर्क दिए, कौन कौन से सबूत या प्रूफ हमारे सामने रखे हैं। इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम लोग सेकेंड वाले वीडियो में करेंगे और इस पूरी थ्योरम को समझेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आप जितना ज़्यादा इन वीडियोज़ को देखते हैं हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें भी ये लगता है कि हम लोग आपके लिए कुछ कर रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। सेकंड वीडियो में बने रहिएगा। अभी हम लोगों ने सिर्फ वैगनर के सिद्धांत के सामान्य परिचय का अध्ययन किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।